सबसे पहले पूछना चाहेंगे कि उन्नाव की जनता को साक्षी महाराज पसंद है या अनु टंडन पसंद है या फिर बीएसपी से या फिर कोई निर्दलीय है, और अगर नहीं है तो कारण क्या है कि जो प्रत्याशी बदला जाएगा, और अगर बदला नहीं जा रहा है तो फिर कारण क्या है कि वही प्रत्याशी हैट्रिक बनाएगा? भाई इस बार पूर्ण बहुमत से अनु टंडन विजय होंगे, क्योंकि वो नमस्कार, टीवी 24 में आप सबका स्वागत है। सीधी बात मोहित साहू के साथ इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हम जानेंगे देश प्रदेश के हालात, जो जनता के प्रतिनिधि हैं उनसे होगी हमारी सीधी बात। जनता के प्रश्न, सवालात, आपके जो सवाल हैं उनका जवाब हम लेंगे जनप्रतिनिधियों से। इसी कड़ी में हमारे साथ रायपुर ग्रामीण के विधायक मोतीलाल साहू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोतीलाल जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोतीलाल साहू जी के विषय में आप थोड़ा सा अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। मोतीलाल साहू जी लगभग 3 दशकों से लगभग राजनीति में हैं और काफी संघर्ष किया इन्होंने राजनीति में। सांसद का भी इन्होंने चुनाव लड़ा था, अभी पिछले बार भी विधायक के चुनाव लड़े थे। इस बार विधायक ग्रामीण क्षेत्र, जो सबसे चुनौतीपूर्ण कांग्रेस का गढ़ कहा जाने वाला रायपुर ग्रामीण, जहां से इस बार दावेदारी पेश की और भारी मतों से जनता ने इन्हें जीत दिलाई। तो मोतीलाल जी, सबसे महत्वपूर्ण तो प्रश्न ये है कि काफी संघर्षपूर्ण रहा इस बार आपका, क्योंकि रायपुर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें काफी बड़ा है और सत्यनारायण शर्मा जैसे दिग्गज जो नेता पिछले 5 दशकों से लगातार राजनीति में बने हुए हैं, उनका जो उनके पुत्र थे वो चुनाव लड़ रहे थे। एक तरह से वो खुद भी चुनाव लड़ रहे थे, कह सकते हैं। और बड़ा क्षेत्र है भैया, मूलभूत सुविधाएं, मूलभूत आवश्यकताएं, अगर हम बात करें बड़ा व्यवस्था की जरूरत है। चूंकि हम बात करें तो भाजपा लगातार काम करते भी आई है और हालांकि अभी 5 साल कांग्रेस का शासन रहा है। इस बार भाजपा फिर से आप आए और आप इस बार ग्रामीण क्षेत्र में रहेंगे। चुनौती बड़ी है, कैसे देखते हैं इसे? चुनौतियां तो हर जगह, हर परिस्थितियों में हर इंसान को गुजरना पड़ता है, और राजनीतिक जीवन में रह करके जनता की आवाज को और जनता की समस्याओं को लेकर के उसका समाधान निकालना जी, ये हर राजनीतिक और हर कार्यकर्ता और हर पार्टी से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है। निश्चित तौर पे अभी जो मेरा विधानसभा क्षेत्र है रायपुर ग्रामीण, जो रायपुर शहर की राजधानी का 4 विधानसभा में से एक विधानसभा है, और यह विधानसभा शहर की सराउंड चारों तरफ फैला हुआ है। ये विविधताओं से भरा हुआ विधानसभा है। यहाँ 14 ग्राम पंचायत है, एक नगर पंचायत है, एक बिरगांव नगर निगम है, और ऐसे 15 वार्ड इस महान नगर निगम रायपुर का मेरे पास है। साथ ही साथ जितनी बस्तियां जो रायपुर शहर से हट करके वहां जो गया है, वो बीएसपी क्वार्टर के नाम से, बीएसपी कॉलोनी के नाम से पूरी मेरे क्षेत्र में फैला हुआ है। वहीं नई नई कॉलोनियां जो विस्तार हो रहा है रायपुर शहर का, सभी मेरे हिस्से में है, और एक औद्योगिक क्षेत्र भी मेरे हिस्से का एक बड़ा बहुत हिस्सा है। तो इस तरह से हम देखें तो नेचर यहाँ की प्रकृति जो है इस विधानसभा की अलग अलग का है, और पूरा क्षेत्र चूंकि अभी विस्तार हो रहा है रायपुर शहर का, इसलिए यहाँ पे जो मूलभूत जो सुविधाएं अभी नहीं पहुंच पाया, जिसके कारण क्षेत्र की जनता में बहुत बड़ी अपेक्षाएं हैं। बिल्कुल, और उन अपेक्षाओं को एकाएक मतलब पूरा कर पाना बहुत कठिन काम है। जब से ये दायित्व मिला है
तब से लगातार हम इस क्षेत्र में प्रयासरत हैं। रोज की अनेक समस्याएं हमारे पास आता है और उन समस्याओं का निराकरण के लिए हर संभव प्रयास हम कर रहे हैं। तो मूलभूत सुविधाओं तक के लिए हमारा क्षेत्र वंचित है। पानी, सड़क, नाली, बिजली, ये ऐसी समस्याएं हैं जो दैनिक जीवन में हमारा रोजमर्रा में उपयोग होने वाली ऐसी जरूरत की चीजें हैं। और मेरे क्षेत्र में लगभग 8,500 बिजली की अस्थायी कनेक्शन है। बड़ी समस्या। अब मुझे ऐसा लगता है कि पूरी प्रदेश के अस्थायी बिजली के कनेक्शन को हम जोड़ें तो भी इतना भारी पैमाने पे नहीं होगा। बांस बल्लियों के सहारे जो घरों तक लंबी लाइन जो गई हुई है, बिल्कुल, और उसमें कभी भी खतरे की समस्या बना हुआ है, कभी भी जनहानि हो सकता है, कभी और अन्य प्रकार की दुर्घटनाएं हो सकती है। जरा सा भी कुछ मौसम खराब होता है तो बिजलियां गुल हो जाती है और अतिरिक्त भार के रूप में जनता के पास जो बिल भी जाता है और रोज इसका समस्या मेरे पास आता है। अधिकारियों से हमने चर्चा किया है कि इसका स्थायी समाधान कैसे निकलेगा। तो कहीं कहीं पे मुझे यह जानकर बड़ा आश्चर्य और दुख भी होता है कि मेरे क्षेत्र की भारी भरकम क्षेत्र जहां की जनता, जब मुझे ये जवाब मिलता है कि अविकसित है, अवैध रूप से बसा हुआ है, तो ये शहर का इतना बड़ा हिस्सा जो चार विधानसभा क्षेत्र में से एक विधानसभा है, और इन शब्दों का सुना जाना मुझे बड़ा आश्चर्य और दुख भी लगता है कि जिन सुविधाओं के लिए और जिनके लिए माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने हर पल को गरीब कल्याण के लिए, युवा विकास के लिए, किसानों की उन्नति प्रगति के लिए और नारी सशक्तिकरण के लिए दिन रात लगे हुए हैं, और ये परिस्थितियां हमको हमारे क्षेत्र में देखने को मिलता है तो बड़ा आश्चर्य होता है। जैसे ही सरकार बना, हमारे मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में बहुत कम समयों में जो निर्णय लिया गया है, यह भी अपने आप में एक मिसाल है। और इसमें सभी वर्गों के लिए, जिसमें प्रथम चरण पे हमने किसानों के हित के लिए जो हमने वादा किया था उसको पूरा किया, चाहे वो बकाया बोनस के रूप में हमने पूरा किया, और धान खरीदी का जो 21 क्विंटल प्रति एकड़ और 3100 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से जो खरीदी होना था, और जो एमएसपी के अतिरिक्त जो राशि था जिसको हमने एक मुश्त देने का वादा किया था, उसके लिए भी बजट में राशि का प्रावधान आ चुका है और ये बहुत जल्दी किसानों के खाते में वो पैसा जो है। एक चीज मैं और भी थोड़ा सा समझना चाहूंगा, चूंकि बहुत विस्तृत क्षेत्र है ग्रामीण का, और अवैध कॉलोनी तो एक बड़ा ही संकट का विषय है, चूंकि नगर निगम अभी यहाँ पर कांग्रेस के महापौर हैं और भाजपा का अभी सत्ता आ गया है। ऐसे में जो अवैध कॉलोनियां बसी हुई हैं, संकट तो बहुत सारी, चाहे अभी गर्मी आ रही तो पानी की समस्या निश्चित रूप से होनी है, बिजली की जो कटौती है वो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश देखने मिलता है, और जो मूलभूत समस्या है जैसे पानी है, रोड है, नाली है, ये तो रहेगा ही रहेगा। आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी कि सबसे पहले यार अभी गर्मी आ रही तो मैं ऐसे क्या व्यवस्था बनाऊं कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा हो पाए? जी, पीने की पानी की बड़ी समस्या हो सकता है। प्रधानमंत्री जी के शहरों में अमृत मिशन के नाम से हर घरों तक मुफ्त में नल कनेक्शन दिया जाना है, और इसके लिए अलग से पाइपलाइन का भी बिछाने का और टंकियां का निर्माण का भी कार्य चला। लेकिन प्रदेश सरकार जो कांग्रेस की थी उसकी लचीलापन, ढीलापन के कारण और कार्यों में गुणवत्ता भी कमी देखने को मिला और कार्य बहुत धीमी गति से हुआ, जिससे कारण यहाँ छत्तीसगढ़ में जो नल जल योजना है और अमृत मिशन योजना है, ये बहुत धीरे
हुआ है, अभी ये समस्या जो है बना हुआ है। तो अभी अगर हम बात करें तो स्मार्ट सिटी की परिकल्पना है, स्मार्ट सिटी की बात की जाती है, और रायपुर वैसे महानगर और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर बहुत अधिकांशतः जैसे खाने कमाने के लिए काफी लोग आए हुए हैं, किराए के मकान में रहते हैं और ज्यादातर बाहरी क्षेत्र में, आउटर क्षेत्र में ही रहते हैं, ऐसे में उनके लिए व्यवस्था बना पाना कितनी आपको लगता चुनौती होगा? बहुत बड़ी चुनौती है और बड़े पैमाने पे जरूरतमंद लोग ही रहते हैं। सीधी सी बात यह है कि जो अपने गांवों से उठ करके शहरों में आकर के अपनी जीविकोपार्जन की तलाश में यहाँ आए हुए हैं, और ये जरूरतमंद लोग होते हैं, और इनकी सुविधाओं का ख्याल रखना सरकार का भी कर्तव्य है। तो उस क्षेत्र में निरंतर प्रयास जारी है कि हम जिन क्षेत्रों में सड़क नहीं बन पाया है उधर सड़क चला जाए, और जहां विद्युतीकरण नहीं हुआ है वहां विद्युतीकरण हो जाए। पानी की पाइपलाइन के लिए भी हम लगातार अधिकारियों से लगे हुए हैं कि जितना जल्दी हो सके ये निर्माण कार्य पूरा किया जाए और घरों तक पानी जो है बिल्कुल पहुंचाया जाए। इस क्षेत्र में निरंतरता मेरा बना हुआ है, और हमने लगभग एक दौर की जो यात्रा करना था, निरीक्षण करना था, ये हमने कंप्लीट कर लिया। मोती जी, एक और बड़ी समस्या है, चूंकि आउटर का जो क्षेत्र होता है ग्रामीण क्षेत्रों में, रायपुर जो ग्रामीण क्षेत्र आउटर का क्षेत्र, हम लगातार महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। महिलाओं को सुरक्षा एक बड़ा विषय रहा है शुरू से ही, चाहे किसी के अभी शासनकाल रहा हो, चाहे भाजपा रही हो, कांग्रेस रहा हो, या महापौर कोई भी रहा हो, उससे कहीं बहुत ज्यादा, लेकिन अपराध जो है वो लगातार बढ़ता रहा है। ऐसे में आउटर क्षेत्रों में जो, क्योंकि लाइटें नहीं, बिजली नहीं है, बड़ी दिक्कत है, आने जाने वाली महिलाएं हैं बहुत, ऐसे में उनके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? क्या पुलिसिंग व्यवस्था अभी कम हो पा रही है? और चूंकि हाल ही में चुनाव हुए हैं, अभी 2 महीने हुए लगभग आपको विधायक बने, आपकी प्राथमिकता क्या ये भी रहेगी कि भाई खासकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर? जी, कि हम नारी सशक्तिकरण की बात हम करते हैं, तो नारी सशक्तिकरण की जब बात होता है तो कंप्लीट उनका समुचित विकास का, उनकी शिक्षा से लेकर के रोजगार से लेकर के आगे की जो भविष्य है, उन सब विषयों पे ध्यान दिया जा रहा है। और ये जो अपराध का कारण है, इसका मूल कारण है, बहुत बड़ा कारण है, ये अवैध नशा का कारोबारी। इस क्षेत्र में मैंने लगातार कहा है, और हमारा सरकार जब से यहाँ गठित हुआ है तब से इस फील्ड में लगातार ये हिदायतें दिया जा रहा है पुलिस प्रशासन को कि जितने अवैध नशे के कारोबार हैं इसको त्वरित कार्रवाई कर तुरंत इसको बंद किया जाए। इसका वजह यह है कि इनको पता है, अपराधियों को और नशेड़ियों को, कि ये अवैध सामान कहाँ मिलता है। ये रात भर सक्रिय हो जाते हैं और इनको रात में उपलब्ध हो जाता है, जैसे नशा की हालत कम होता है फिर वहां दरवाजे खटखटा करके अपने नशे में, और इससे कारण नशे की कभी पैसे की जरूरत पड़ती है तो ये अपराध होता है, कभी नशे की हालत में कुछ अपराध करते हैं। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि अवैध नशे के कारण ये जो अपराध हो रहे हैं उसके 50% तो जिम्मेदार ये अवैध नशे के कारोबार है। तो इस क्षेत्र में हमारा सरकार लगातार काम कर रहा है कि जितने अवैध नशे के कारोबार हैं जो कांग्रेस सरकार के समय में फला फूला है, उसको त्वरित कार्रवाई कर बंद किया जाए। बिल्कुल। तो ये जो आउटर क्षेत्र में ही ये ज्यादा सक्रिय होते हैं, ये आउटर क्षेत्र में सक्रिय होते हैं, तो इसको प्रतिबंध लगाने का कार्य हमने प्रथम चरण पे किया है और उससे बहुत कुछ कामयाबी भी हमको मिला है। तो ये महिलाओं पे अत्याचार और जो घटनाएं घट रहा है, इसके लिए सरकार बहुत ही संवेदनशीलता के साथ इसको नियंत्रण करने के लिए हम सब लगे हुए। शराबबंदी भी एक लगातार कोई भी सरकार रही हो, छत्तीसगढ़ जैसे जगह में शराबबंदी की बात कही जाती रही है और खुद शराब जो है वो सरकार बेचती आ रही है अभी भी। इस पे क्या कहना है आपको कि क्या शराबबंदी होनी चाहिए, क्योंकि सामाजिक बुराई है? जी देखिए, इसके लिए मैं समझता हूं कि सामाजिक जागरूकता की बड़ी आवश्यकता है। कोई भी चीज अगर बुराई है समाज में तो उसको कैसे नियंत्रण करना है, इस विषय में सबको सोचना पड़ेगा।
ये किसी प्रकार की हम दूसरों के ऊपर आश्रित हो जाएं कि आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम सुधर जाएंगे, तो ये बात करें। हर इंसान को चाहिए कि इस दिशा में पहल करे और खुद इसमें नियंत्रण करने की कोशिश करे। तो ये सामाजिक बुराई तभी ये समाप्त हो सकता है जब हर आदमी जागरूक होंगे और जागरूक होकर के एक अच्छे नागरिक का परिचय देंगे, तो इसमें नियंत्रण किया जा सकता है। क्योंकि बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां ये प्रतिबंध है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार के नशीले पदार्थ जो है उपलब्ध हो जाता है। तो ये जागरूकता की इसमें आवश्यकता है, और जागरूक होंगे तो अपने आप ये सब चीजें कंट्रोल हो जाएगा, नियंत्रित हो जाएगा। निश्चित रूप से। मैं आपसे थोड़ा सा, चूंकि ये तो हम तमाम विषयों पर भी चर्चा कर रहे थे, योजनाओं को लेकर भी चर्चा हो रही थी, हमारे दर्शक आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर आपका राजनीति में पदार्पण हुआ कैसे, क्या सोचकर आप राजनीति में आए, या किसी के माध्यम से आए, या आपके कोई गुरु भी होंगे राजनीति में? तो थोड़ा सा ये पूरे विषय पर दर्शक भी जरूर जानना चाहेंगे कि उनके क्षेत्र के प्रतिनिधि के राजनीतिक गुरु कौन है, राजनीति में आना कैसा हो। जी देखिए, बहुतायत लोग अपनी सोच और विचार के हिसाब से अपने रास्ते चुनते हैं, और बचपन से ही मेरा एक ऐसा रहा कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं, और लोगों का सेवा करने का ये था कि विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे हम व्यवसायी के रूप में व्यवसाय से जुड़कर सेवा कर सकें, या समाज के रूप में समाज की ओर से सेवा कर सके, या राजनीतिक क्षेत्र की सेवा कर सके। और मेरे जीवन का सौभाग्य यह है कि मैं सभी फील्ड में रह के काम किया। व्यवसाय के क्षेत्र में मुझे ऐसा लगता था कि मैं कॉन्ट्रैक्टर के रूप में, एक ठेकेदार के रूप में रह करके लोगों की उधर से भी सेवा किया जा सकता है। एक कृषक के रूप में, किसान के रूप में, चूंकि किसान पुत्र हैं तो एक उसमें भी ऐसा था कि हम एक किसान के रूप में भी सेवा कर सके। और उसी प्रकार से समाज के क्षेत्र में हम देखें तो सामाजिक क्षेत्र में भी मैंने प्रदेश के अध्यक्ष होते हुए साहू समाज का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तक, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, विभिन्न पदों में रह करके उस ऊंचाई तक मैंने जा करके सेवा किया है। और सामाजिक क्षेत्र में हमने एक शैक्षणिक संस्थान भी चलाया। उस समय जब ITI नहीं हुआ करता था तो हम लोगों ने एक ग्रामीण अंचल में ITI भी खोला, फिर इधर रायपुर में भी हमने चलाया। तो उस समय सेवा ही एक हम लोगों का मकसद था कि जो नीचे जो लोग हैं उनको प्रशिक्षित करके उनको उनके रोजगार की साधन मुहैया हो जाए, उनके जीवन स्तर ऊपर उठ जाए। इस दिशा में हम लगातार प्रयास करते रहे, सामाजिक जागरूकता के दृष्टिकोण से, रोजगार के दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से हमने इन सभी क्षेत्रों को चुना और सभी क्षेत्रों में हमने काम किया। जब हमको लगा कि इन क्षेत्रों के अतिरिक्त एक ऐसा अधिकार होना चाहिए जिस अधिकार के चलते हम जो लोगों को, जरूरतमंद लोगों को और एक सरकारी तंत्र में जुड़ करके एक अच्छे सहयोगी के तौर पे जनता की सेवा किया जाए, जो पीड़ित लोग आते हैं उनकी समस्याओं का निराकरण कर सके। तो उस क्षेत्र में राजनीति में आकर के, इस क्षेत्र में आकर के उनकी समाधान करने का एक, तो मैंने कहा कि व्यवसाय से लेकर के, सामाजिक से लेकर के, शैक्षणिक, राजनीतिक, ऐसे लगभग सभी क्षेत्रों में हम रह करके जनता की सेवा करने में निरंतर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आपके कोई राजनीतिक गुरु भी होंगे जो आपको मार्गदर्शन दिए होंगे, ऐसा किसी को आपने माना होगा, अपनाया होगा, वैसा कुछ कभी ऐसा लगा आपको? ये सभी पृष्ठभूमि हमारे पारिवारिक पृष्ठभूमि है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे समीकरण निर्मित होते गया और खुद की सोच और विचार के साथ हम निर्णय लेते गए। गुरु की कहें तो गुरु तो जीवन में कई रास्ते, कई पड़ाव में हर जगह बहुत से गुरु मिलते हैं, और विभिन्न क्षेत्रों में मैं रहा, सार्वजनिक क्षेत्रों में रहा, तो मैं वरिष्ठों को देखते रहा वो किस तरह से अपने जीवन शैली में आगे आकर के जनता की सेवा कर रहा है। तो मेरे मन में भी भाव पैदा होता था कि मैं भी ऐसी बनूं और जनता की सेवा कर सकूं। तो उसी भाव को लेकर के हम आगे बढ़ते रहे और उसमें
एकदम से सफलता तो नहीं, संघर्षपूर्ण रहा, चुनौतीपूर्ण रहा, पर सफलता और उस ऊंचाई तक मैं पहुंचा। और अब इस क्षेत्र में आए हैं, राजनीतिक क्षेत्र में अभी पहली बार हमको सफलता मिला है, एक जनप्रतिनिधि, एक विधायक के रूप में। तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं जनता की सेवा अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए कर सकूं, इसी क्षेत्र में मैं लगा हुआ। बिल्कुल, चूंकि आप किसान पुत्र हैं और किसानों का दर्द, किसानों के विकास, उनकी सहभागिता, देश में अन्नदाता जो होते हैं, आज भी वही स्थिति में है। हम हमेशा, किसी की भी सरकार रही, हमेशा हम यही बात करते हैं, किसानों का विकास हो, किसान दुगना फसल ले, किसान लगातार बढ़े, लेकिन आज भी किसान वही का वही है। हर बार कोई न कोई सरकार आती है और वे कर्ज माफी कर देती। पिछले बार कांग्रेस ने किया, इस बार फिर से भाजपा ने किया। केंद्र में बहुत सारी योजना होती है, प्रदेश में भी, सभी प्रदेशों में अलग अलग योजनाएं होती है। आखिर ऐसा क्या वजह मानते हैं कि किसानों को वो लाभ नहीं मिल पाता जो लाभ मिलना चाहिए? जी देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट कहना है कि किसानों की आय दुगुनी, किसान स्वावलंबी हो और आत्मनिर्भर हो। इस दिशा में विभिन्न प्रकार की सहयोग। देखिए, कर्ज माफी एक स्थायी सॉल्यूशन नहीं है, समाधान नहीं है। कर्ज माफी एक त्वरित समाधान है कि एक बार की समाधान। स्थायी समाधान के लिए हमने जैसे कहा कि किसान आत्मनिर्भर हो, स्वावलंबी हो, उसकी आय दुगुनी हो। इस क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसान की आत्मनिर्भरता की ओर, बिल्कुल, कि अन्नदाता जिसको हम बोलते हैं वो किसी के सामने हाथ ना फैलाए, इस दृष्टिकोण से अनेक योजना ला करके, अनेक प्रकार की सहायता ला करके जो अभी हम लोगों ने काम किया कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आने वाला समय किसानों के जीवन स्तर में काफी सुधार होगा। देखिए, एक समय मैं आपको पुराना पिछला याद दिलाना चाहूंगा कि जब छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने छत्तीसगढ़ में, उस समय भारी भरकम पैमाने पे किसानों को ब्याज जो है उनको देना पड़ता था। डॉक्टर रमन सिंह जी ने सर्वप्रथम जो बिना ब्याज के ऋण किसानों को दिया, आप अंदाज लगाइए, उससे किसानों के जीवन स्तर में बड़ी सुधार हुआ। बिल्कुल, एक मानसिक तनाव जो उनके ऊपर रहता था कि हमको इतनी ब्याज आ रहा है जिसको पटाने में बड़ी दिक्कत होती थी, एक तनाव रहता था, इससे बहुत बड़ी राहत डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में जो किसानों को बिना ब्याज के जो ऋण मिला, उससे बहुत राहत हुआ। उसके पहले हम कि लंबे दशक तक हमने देखा कि कई बार हम देखते थे कि किसानों की जमीन कुर्की हो गई, किसान की संपत्ति कुर्की हो गई। तो ये किसान के लिए कितना, देखिए, कुर्की होना अलग चीज है, लेकिन उसका जो अपमान एक किसान का, उसके जीवन में इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं होगा। तो एक किसान जिसको अन्नदाता बोलते हैं, वहां से इनके जीवन स्तर में छत्तीसगढ़ के किसानों की थोड़ी सी उठाव जो है हुआ है। और फिर सम्मान पूर्वक वो ऋण लेते थे और ऋण अदा भी करते थे और अपने स्वतंत्र होकर के बिना किसी मानसिक दबाव के वो काम को कर रहे थे। उसी प्रकार से गरीबों के लिए चावल, देखिए, दो चीज बहुत महत्वपूर्ण जो काम हुआ था जिससे छत्तीसगढ़ के लोगों का जीवन स्तर में एक सम्मान पूर्वक उठाव हुआ था, वो है एक तो गरीबों को चावल मिलना और दूसरा किसानों को बिना ब्याज के ऋण मिलना। ये दो महत्वपूर्ण जो निर्णय था सरकार का, ये छत्तीसगढ़ को एक बहुत अमूलचूल परिवर्तन का एक कारण बना। ये बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ था। तो किसानों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए, उसकी आय को बढ़ोतरी करने के लिए स्थायी समाधान की ओर सरकार सोच रही है। चूंकि छत्तीसगढ़ प्रदेश किसानों का प्रदेश है और बहुत भोले भाले सज्जन किसान हैं जो सबको अपना लेते हैं छत्तीसगढ़ में। निश्चित रूप से एक बड़ा काम भाजपा की सरकार लगभग 15 साल रही तब भी की, कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने कर्ज माफी किया, किसानों के लिए काम किया। लेकिन हम देखते हैं कि किसानों के लिए काम जरूर किया जाता है, लेकिन उनके विकास, उनकी उन्नति हम चाहते हैं कि दुगनी वो आय करे ताकि बहुत सम्मान से जी पाए। एक मैं आपसे थोड़ा सा और प्रश्न चाहूंगा कि लगातार हम किसानों की भी बात भी करते हैं और किसानों की बात होती है, बेरोजगारों की बात होती है। आप तो छत्तीसगढ़िया भी हैं और इस बार जो है सरकार में खासकर छत्तीसगढ़ के ज्यादातर लोग
चुनाव जीतकर आए हैं छत्तीसगढ़ में। हमेशा से ये होता रहा कि कुछ बाहरी लोग भी इसमें हो जाते थे, लेकिन छत्तीसगढ़ का वो विकास नहीं हो पाता था। लेकिन इस बार आपको क्या लगता है, आपका एक टारगेट क्या रहेगा कि इस बार में 5 साल में मैं क्या करने वाला हूं? क्योंकि लोकसभा चुनाव भी है, हो सकता है आपको लोकसभा के टिकट भी अगर चाहे, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ और बड़े क्षेत्र में कर रहे हैं, तो हो सकता है एक आपको लोकसभा का एक टिकट भी कि हाँ चलो सांसद के लिए मोतीलाल जी को भी दिया जाए। तो क्या लगता है कि आप इन 5 सालों में आप क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, क्षेत्र की समुचित विकास, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जो ये रायपुर राजधानी है, मैं चाहता हूं कि राजधानी के अनुरूप मेरा विधानसभा क्षेत्र उन्नति और प्रगति करे। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की मामला हो, चाहे वह रोजगार के क्षेत्र की मामला हो, हर दृष्टिकोण से मेरा क्षेत्र जो है भरापूरा और हर दृष्टिकोण से सुसज्जित, जैसे हम स्मार्ट सिटी की कल्पना करते हैं, तो हम चाहते हैं कि जो रायपुर की जो मूल शहर है उसी प्रकार से मेरा बाहरी क्षेत्र भी उन्नति और प्रगति, क्योंकि ये बाद में डेवलप हो रहा है तो हम चाहते हैं कि वो आधुनिक तरीके से डेवलप हो। बिल्कुल, और अच्छा लगना चाहिए प्लानिंग के साथ हो, प्लानिंग के साथ, क्योंकि शहर से अगर लोग बाहर निकल रहे हैं तो हमारे क्षेत्र में ही आ रहे हैं, तो वो प्री प्लान्ड हो। आपने जो जिक्र किया कि वो अवैध कॉलोनियां, इस पे बहुत ज्यादा नियंत्रण करने की आवश्यकता है। जब तक ये अवैध कॉलोनियां नियंत्रित नहीं होगा तब तक जो हम सुव्यवस्थित व्यवस्था की, हम समुचित व्यवस्था की जो बात कर रहे हैं वो नहीं हो पाएगी। तो इसलिए अवैध कॉलोनियों पे नियंत्रण करने के लिए लगातार प्रशासन को बोला जा रहा है कि इस पे हम नियंत्रण करें। जो भी कॉलोनियां डेवलप होना है, जो भी प्लानिंग होना है, टाउन एंड प्लानिंग से हमारा जो व्यवस्था है, हमारा नगरीय प्रशासन से अप्रूव्ड हो करके और बढ़िया वेल डेवलप ये सब चीजें हो, ये हमारा कोशिश है निश्चित रूप से। तो ये मोतीलाल साहू जी रायपुर ग्रामीण क्षेत्र के विधायक, हाल ही में भी 2 महीने हुए चुनाव के बाद अभी विधायक बने हैं। चूंकि किसान पुत्र भी हैं तो किसानों के दर्द को भी बहुत अच्छे समझते, जो इनके क्षेत्र में किसान है उनके लिए विकास की एक रूपरेखा ये तैयार भी कर रहे हैं मोतीलाल जी। और निश्चित रूप से आने वाला जो समय है रायपुर ग्रामीण क्षेत्र का, निश्चित रूप से प्री प्लानिंग के साथ जो टाउन जो भी समस्या है, चाहे वो अवैध कॉलोनी की बात हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे रोड की समस्या हो, चाहे अपराध की बात हो, चाहे स्त्री जो महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, तमाम विषयों पर लगातार काम करने की बात कह रहे हैं। और निश्चित रूप से रायपुर ग्रामीण क्षेत्र एक बेहतर कल को देखेगा और नया रायपुर हमें फिर से विकास और स्मार्ट सिटी के तहत देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मोतीलाल जी हमारे से जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।